वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका विस्कोसिटी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम गाढ़ापन। आप कैसे पहचानोगे कि ये मेरा फ्लूइड विस्कस है कि नॉन विस्कस है, कैसे पहचानेंगे? ठीक है, थोड़ा उसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में हिंदी बोलते हैं गाढ़ापन। ये एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप हनी है, वाटर है, तो ये क्या है? ये उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। आप कैसे बताएंगे कि मेरा फ्लूइड कितना गाढ़ा है, कितना पतला है? तो ये क्या हो गई? उसकी फ्लूइड की एक तरीके से प्रॉपर्टी हो गई। तो इसको बोलते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टी, यानी कि इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है तो फ्लूइड फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन। मतलब कि हमको पता है कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है, कैसे करता है? हमेशा लेयर बाइज लेयर फ्लो करता है। ठीक है, कहीं पर भी फ्लो हो रहा हो, फ्लो कभी एक साथ नहीं होता है, हमेशा लेयर बाइज लेयर ही फ्लो होता है। चाहे वो नदी हो, नाला हो, कहीं पे भी हो, हमेशा फ्लूइड फ्लो कैसा करता है? लेयर बाइज लेयर करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो नीचे वाली लेयर है वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी होती है, मतलब रेस्ट कंडीशन में होती है, रुकी हुई होती है। हम ऐसा बोलते हैं, 100% रुकी हुई नहीं होती, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन के करने के लिए बोल देते हैं कि ये क्या है? ये स्टैटिक कंडीशन, मतलब नीचे वाली वेलोसिटी क्या है इसकी? 0 है। यानी कि हमको पता है कि अगर एक वेलोसिटी अगर नीचे की u है, तो ऊपर की वेलोसिटी क्या होगी? डेल्टा u होगी। यानी कि जो वेलोसिटी यहां पर कहीं एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं, इसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। मतलब यहां पर कोई स्लिप नहीं हो रही है, मतलब वो लेयर कैसी हुई? रुकी हुई है, नो स्लिप कंडीशन। ये अब देखो, इसके बीच कोई गति नहीं हो रही है, तो लिख देना। दूसरी बात, नो रिलेटिव मोशन, इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अब क्या करेंगे कि भाई ये वाली जो लेयर है वो इस लेयर की गति का विरोध करेगी, ऐसे ये लेयर इसकी गति का विरोध करेगी, ऐसे ये लेयर इसकी गति का विरोध करेगी। तो जो हमारा प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये आइडियल कंडीशन की ग्राफ बनाया हुआ है। बेसिकली जो ग्राफ बनता है हमारा वो इस तरीके से होता है। प्रैक्टिकली ग्राफ जो होता है वो हमेशा ऐसे होता है। ये जो ग्राफ बनाया गया है, ये ग्राफ जो है वो आइडियल है। ठीक है, अब देखा जैसे हमने कि जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही है, तो इसके बीच क्या लग रहा है? फ्रैक्शन लग रहा होगा इन दोनों के बीच, जिसको हम बोलते हैं म्यू, या फ्लूइड में बोलते थे आप फ्रैक्शन, यहां बोलेंगे डायनामिक फ्रैक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, किसी एक नाम से जानेंगे। ठीक है, कोई भी नाम ले लीजिए, डायनामिक ऑफ फ्रैक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। जैसे आपने सो मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जब कोई दो बॉडी आपस में रबिंग करती हैं, स्लाइड करती हैं, तो उनके बीच क्या लगता है? घर्षण लगता है। ऐसे ही यहां लेयर बाइज लेयर हो रहा है फ्लो, तो इन दोनों के बीच क्या लग रहा है? म्यू यानी फ्रैक्शन लग रहा है, जिसको हमने बोला है डायनामिक फ्रैक्शन। ठीक है, ये लेयर कुछ इस तरीके से, यहां पर जो है ये पॉइंट 0 है। ये एक्चुअल कंडीशन का ग्राफ है, ये एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन ये इस तरीके से। ठीक, अब देखो भैया, यहां पर बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे हैं, एक पूरा बड़ा ट्राइंगल, एक छोटा ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल। तो हमने क्या किया, एक छोटा वाला ट्राइंगल उठा लिया और हमने बोल दिया कि इनके बीच डिफॉर्मेशन हो रहा है वो डेल्टा थीटा हो रहा है। हमने डिफॉर्मेशन बोल दिया कि डेल्टा थीटा हो रहा है। इन दोनों के बीच क्या बोल दिया? डेल्टा थीटा हो रहा है। इनके बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक एक छोटा सा एंगल dy बोल दिया। अब मुझे ये दूरी पता नहीं है, तो हमको लेकिन फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर लिख सकते हो
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे डिस्टेंस यानी मतलब दूरी निकाली, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, इसको बोल दो डेल्टा यू से डिनोट कर दो, इसको टाइम को डेल्टा टी से कर दो, तो ये डिस्टेंस इधर आके गुणा हो जाएगी डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई पॉइंट हो जो ऐसा समझ में ना आ रहा हो, कोई पॉइंट ऐसा समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस निकाली, कितनी निकल के आ गई, डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी। अब हमको पता है tan डी थीटा, tan डी थीटा क्या होता है, दिस बटे दिस डी यू इंटू डेल्टा टी बटे डी वाई, यानी कि tan डी थीटा इज वेरी स्मॉल, लगभग किसके बराबर, डी थीटा के। तो डी थीटा को हमने बोल दिया डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी बटे डी वाई। ठीक है, डी थीटा के बराबर बोल दिया, इस डेल्टा टी को इसके नीचे ले आइए, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू अपॉन डी वाई। ये एक मेरी इक्वेशन बन गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए अब इनका नामकरण कर देते हैं, इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेन डिफॉर्मेशन या रेट चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई पॉइंट हो जो ऐसा समझ में ना आ रहा हो, किसी चीज में दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब ये बात जो समझ रहे हैं, हमने यहां देखा कि जब हमने, अब इस थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मान ली मेरे पास ये एक वेलोसिटी, एक दो लेयर ले ली, एक की वेलोसिटी यू है, एक की डेल्टा यू है। अब जब हम इस पर बल लगाएंगे, मतलब टाउ शेयर स्ट्रेस लगाएंगे, टाउ, तो ये इधर की ओर खींचेगा, ऐसे खींचेगा इधर की ओर, तो कितना खींचेगा, तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, कुछ ये ऐसा डिफॉर्म हो जाएगा, कुछ ये ऐसा डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कितना डिफॉर्मेशन हुआ, डेल्टा थीटा। ये इसको ऐसे लगाएगा टाउ, यानी कि टाउ, ये बात क्या है, डेल्टा थीटा कितनी दूरी आ गई, चाहो तो यहां लिख लेना, ये कितनी आ गई, डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी, यहां निकाल चुके हैं। ठीक है, तो टाउ किसके बराबर हो गया, शेयर स्ट्रेन के बराबर हो गया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, घुमा घुमा के। अब टाउ जब हम प्रोपोर्शन हटा देते हैं तो एक म्यू लगा देते हैं, टाउ इजिकल टू म्यू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। एक तो मेरा फॉर्मूला ये बन गया, और अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, टाउ इज प्रोपोर्शनली स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, पुट कर देंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, यहां से डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इसकी जगह पर रख देंगे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, तो म्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डी वाई। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आएंगे, इसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग या सिंपल न्यूटन लॉ। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। जरा इतनी बात नोट करिए, जरा इतनी बात नोट करिए
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? नोट कर लिए यहाँ पर, ठीक। अब देखिए कुछ बातें अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे हमने ये ग्राफ बनाया, उसको यहाँ ले लीजिए। इस पर टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये थीटा, ये थीटा, या डी थीटा लेके चलो, हटाओ डी थीटा छोटा सा, ठीक है। यहाँ डालो डी थीटा। यानी कि अब जब हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब टाउ वर्सेस डी यू अपॉन डी वाई। चलिए इसको छोड़िए, 2 मिनट बाद समझते हैं इसको, पहले यही समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मेरा एंगल ज़्यादा है, एंगल यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि जहाँ पर डी थीटा बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर टाउ मेरा सबसे ज़्यादा है। यानी कि टाउ किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पर। तो अगर मेरा, जैसे मान लिया एग्जाम्पल तौर पे हनी बोल दीजिए, ये आसानी से फ्लो होगा, डू नॉट फ्लो इजीली। लेकिन अब मेरा थीटा घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, अप्रोक्सीमेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी कि डेल्टा थीटा मेरा जब घट रहा है, तो इसका मतलब मेरा टाउ भी घट रहा है। मेरी बात क्लियर हुई? यहां पर बात क्लियर हो रही है? यानी कि फ्लो कैसा हो गया, यानी कि वाटर, यानी कि यहां पर क्या हो गया, चाहो तो यहां लिख लो, यहां पर म्यू क्या हो गया, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो गई। यहां लिख लो वाटर, यानी कि विस्कोसिटी बहुत कम हो गई। फ्लो मेरा क्या हो जाएगा, फ्लो इजीली, फ्लो इजीली, फ्लो मेरा आसानी के साथ फ्लो हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी यहां तक? चलिए आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने बात की कुछ देर पहले कि टाउ इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई। अगर ये क्या है, टाउ इज प्रोपोर्शनली डी यू अपॉन डी वाई, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेगा तो टाउ भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, ये फॉलो कैसे करेगा, लीनियरली करेगा। अब देखिए जब लीनियरली वैल्यू हो रही है, तो जो ये रिलेशन टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, जो ये लीनियरली फॉलो करेगा उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। जो इसको फॉलो नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? अब देखिए बात करते हैं यहां पर, ये क्या है, ये स्लोप डिफाइन कर रहा है, स्लोप बढ़ती जा रही है, टाउ आपका बढ़ता जा रहा है, ओ सॉरी टाउ आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब आपकी स्लोप घट रही है तो टाउ जीरो, डी अपॉन डी वाई भी जीरो। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, और ये सारे के सारे पॉइंट एसएससी जेई ने पूछ चुके हैं। टोटल पॉइंट जितना यहां लिखा गया है सारा का सारा पॉइंट पूछा गया है। विस्कोसिटी मेजरमेंट डिवाइस नोन एज, विस्कोसिटी किससे मेजर करते हैं, विस्कोमीटर से। क्या नाम है उसका, रेडवुड विस्कोमीटर। ये बात क्लियर हुई सबको? क्या नाम है, रेडवुड विस्कोमीटर पूछा गया। अगर पूछेगा तो है तो बहुत सारे डिवाइस, 5 6 7 ऐसी बहुत सारे डिवाइस हैं, लेकिन जो पूछे गए एसएससी वो सारे यहाँ लिख दिए गए हैं। फिर है विस्कोसिटी इज ए फ्लूइड इज ड्यू टू कोहेजन। कोहेजन का मतलब हिंदी में बोलते हैं ससंजक बल, ससंजक बल। और ससंजक बल हमेशा सेम फ्लूइड के बीच ही लगता है। तो ध्यान रखिएगा विस्कोसिटी के बीच कौन सा फोर्स लगता है, ध्यान रखिएगा कोहेसिव फोर्स लगता है। अगर क्वेश्चन आता है विस्कोसिटी के बीच कौन सा फोर्स लगता है, तो कोहेसिव फोर्स लगता है। यहां पर चाहो तो ऐसा भी लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक ही बार क्वेश्चन पूछी गई, V बराबर 0.0022 T 1.8 T, इसको बोलते हैं सी वोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर। यहां तक किसी को दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट है विस्कोसिटी इज अ ट्रांसपोर्ट मोमेंटम, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती है। इतनी बात किसी को क्लियर हुई? कोई दिक्कत, कोई डाउट? जो बच्चे देख रहे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो शेयर करें, प्लस अपने फ्रेंड्स को बताएं,
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि हम आपको जो मटेरियल है वो बेस्ट से बेस्ट आपको दे पाएँ, ठीक है? क्योंकि टीचर्स की सबकी मेहनत लग रही है इसमें आपको बेस्ट से बेस्ट देने में। यहाँ पर एसएससी में आपसे कुछ छुपाया नहीं जा रहा है, सारा टोटल मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को प्रमोट करिए ताकि जिससे ये चैनल जल्दी ग्रोथ कर सके, आपको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमने बात की हुई है टाउ वर्सेस डी अपॉन डी वाई, एयर, गैसोलीन, वाटर, मर्करी और वाइट इंजेक्ट ऑयल, ठीक है? जिसका थीटा 1 बोल दो, थीटा 2 बोल दो, थीटा 3 बोल दो, थीटा 4 बोल दो, थीटा 5 बोल दो। यानी कि जिसका थीटा कम है उसकी विस्कोसिटी भी कम है, जिसका जितना थीटा हो रहा है उसका उतना विस्कोसिटी बढ़ती जा रही है। ये याद रखना सीरियल यहाँ पर ये काम आएगा। अभी हम इसका जो वैल्यू है वो आपको मतलब न्यूमेरिकल डाटा में भी लिख के बता देंगे कितना वैल्यू आ रही है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ये टाउ इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन डी, ठीक है? इसमें डिफॉर्मेशन क्या होता है? कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? ये होता है डिफॉर्मेशन विद अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, छोटा। ये टाउ इक्वल टू, इसका फार्मूला टाउ इक्वल टू सी अपॉन पाई, शेयर स्ट्रेन एंगल। यहाँ ज़्यादा नहीं है डिटेल में। अब हम आगे पढ़ते हैं इनकी यूनिट्स के बारे में, फिर और डिटेल जानेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। फाइंड डालिए यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, चलिए पढ़ चुके हैं हम। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। यहाँ से मुझे म्यू निकालना है, ये इसके गुणा में चला जाएगा, ये इसके बटे में चला जाएगा। तो म्यू बराबर टाउ डी वाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा यू हो जाएगा। म्यू टाउ क्या होता है? एफ अपॉन एरिया इंटू डी यू अपॉन डी वाई बटे डी यू। ये किस में लिखते हैं? न्यूटन में लिखते हैं। ये किस में लिखते हैं? मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ये किस में लिखते हैं? ये भी मीटर में लिखते हैं। ये किस में लिखते हैं? मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। वेलोसिटी है भाई, एक से ये काट दो तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई निकल के? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये बन गया। इतनी बात क्लियर हुई यहां तक? मेरा एक फॉर्मूला बन गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसी हिस्से को हमने बोला, इतने न्यूटन सेकेंड, इसको बोला है पास्कल। इसी को हमने क्या बोला है? पास्कल। और ये हम पढ़ रहे हैं एमकेएस में, ठीक है? मीटर किलोग्राम इंटू सेकेंड। ये क्या है? पास्कल में। चलिए भाई, एक तो यूनिट हमारी ये बन गई। हमको पता है एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है, या कह सकते हो न्यूटन, कह सकते हो इसको एम ए। ये क्या हो गया? केजी इंटू मीटर एक्सेलरेशन होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस न्यूटन की जगह पर यहां पुट कर दी इस वाली इक्वेशन, यहां पर जहां न्यूटन लिखा हुआ है। तो म्यू इज इक्वल टू, न्यूटन की वैल्यू कितनी है? केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। क्या बचा? सेकेंड अपॉन मीटर का स्क्वायर, ठीक? एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल। तो म्यू क्या बन गया? केजी मीटर इंटू सेकेंड। बात क्लियर हुई यहां तक? ये याद रखना है, ये याद रखना है। किसी को रटने की कोई जरूरत है नहीं, सब सिंपल है बिल्कुल। इसकी डायमेंशन बी में सूत्र बना लीजिए। इसको क्या लिखेंगे? एम, इसको क्या लिखेंगे? एल, इसको क्या लिखेंगे? टी। इसको ऊपर ले जाइए म्यू, और ये सब क्या हो जाएंगे? माइनस में एम एल माइनस के 1
T-1। इतना नोट करो जरा भाई। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी समझने में तो बोलिए, बोलिए भाई। यहां तक किसी को दिक्कत कोई परेशानी? ये सारी वैल्यू किस में पढ़ी हमने? MKS में। अब हम पढ़ेंगे CGS, मतलब सेंटीमीटर ग्राम इंटू ये सेकंड। यूनिट तो सबने पढ़ी होंगी, बेसिक तो सबने पढ़ा ही होगा। ठीक है, बेसिक तो सबने पढ़ा ही होगा। इस वैल्यू को लिख दीजिए, जो म्यू लिखा था हमारे पास, इसको किस में लिख दीजिए? CGS में लिख दीजिए। केजी की जगह क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा, ग्राम। ठीक है, और मीटर की जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा, इनटू सेकंड। ये ऐसे ही रहेगा। यहां तक बदलने में किसी को दिक्कत है तो बोलो। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख दिया, सीजीएस फॉर्म में लिख दिया, बस इस वैल्यू को, और कुछ नहीं है। इसी को हमने क्या बोला? इतने हिस्से को पॉइज, यानी कि विस्कोसिटी क्या होती है? 1 पॉइज होती है। रटने की ज्यादा कोई जरूरत है नहीं, सिंपल है बिल्कुल। ज्यादा डिटेल में जा भी नहीं रहे हैं, सिंपल तरीके से कोशिश कर रहे हैं बताने की। रटना भी नहीं है आपको कोई भी चीज, ठीक है। म्यू इक्वल टू 1 पॉइज। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां तक नोट करिए जरा पहले। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब हम बदलेंगे MKS से CGS में। ठीक है, अब हम बदलेंगे यूनिट्स को बदलेंगे, MKS को बदलेंगे CGS में। MKS मेरे पास क्या था? ये था kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड। इसको ले जाइए CGS में, तो क्या हो जाएगा? या तो भाग कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, यानी 10 की घात 3 ग्राम, और ये क्या हो जाएगा? 10 की घात 2, या ऊपर लगे 10⁻2 कर दिए, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। एक इससे ये कट गया, तो क्या बना? kg मीटर इंटू सेकेंड क्या हो गया? 10 ग्राम बटे सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। यानी कि विस्कोसिटी, चाहो तो लिख लीजिएगा, म्यू इज इक्वल टू 10 टाइम्स पॉइज। म्यू कितना है? 10 टाइम्स ऑफ पॉइज। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बोलो भाई, कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में पॉइज निकाल लो, तो 1 पॉइज क्या हो जाएगा? 1/10। विस्कोसिटी क्या है? चाहो तो म्यू लिख दो, या इसकी जगह पे 1 पॉइज इक्वल्स टू 1/10 इंटू क्या है इनका? kg मीटर इंटू सेकेंड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब हम इसी चीज को लिखेंगे सेंटीपॉइज में। सेंटीपॉइज में, अब सेंटीपॉइज का मतलब क्या है? सेंटीपॉइज का मतलब, सेंटी का मतलब सेंटीमीटर समझिए, तो सेंटीमीटर कितना होता है? 10 की घात -2 होता है। ठीक है, 10 की घात -2 पॉइज। अब सेंटीपॉइज किसके बराबर था? सॉरी, पॉइज किसके बराबर था? 1/10 के। 1/10 क्या हो गया? kg मीटर इंटू सेकेंड। तो सेंटीपॉइज किसके बराबर हो गया? ये ऊपर चला जाएगा, 10 की घात -3 kg मीटर इंटू सेकेंड। जरा यहां तक नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आ रही हो, जरा नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। सेंटीपॉइज को हमेशा सीपी में लिखिएगा। सेंटीपॉइज मतलब सीपी शॉर्ट में बोल देंगे। अब देखिए, वाटर है, इंजन ऑयल है, हनी है, एक पिच है, ये भी मटेरियल है पिच। अब इधर क्या हो रही है? आपकी विस्कोसिटी क्या होती है? बढ़ रही है। यानी कि वाटर की विस्कोसिटी क्या है? म्यू, यानी कि 1 सेंटीपॉइज, यानी इंजन ऑयल की 500 सेंटीपॉइज, मतलब इंजन ऑयल
500 गुना विस्कस है किससे? वाटर से। ऐसी हनी की 10,000, ऐसी पिच की। उसके बाद ये बात आ गई फ्लूइड की, ये बात कर दी हमने फ्लूइड की। उसके बाद बात करते हैं गैस की। एयर की बात करते हैं 0.018 सेंटीपाइज होता है, जबकि हीलियम 4 जो नॉर्मल कंडीशन पर जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है? 0 होती है, जिसको हम सुपर फ्लूइड भी बोलते हैं। जब आप वाटर को और एयर को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो निकल के आएगा वाटर इज नियरली 55 टाइम्स एज विस्कस ऑफ एयर। ठीक है, ये नोट कर लिया, कई बार पूछा गया ये टॉपिक कि जो वाटर है वो 55 गुना विस्कस है किससे? एयर से। यहां तक कोई दिक्कत? नोट करिए जरा सब लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। 1 माइक्रोन जो होता है 1 म्यू के बराबर होता है, सबको पता होगा 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन कितना होता है? 10 की घात -6, ठीक है, mm। इसको क्या लिख दिया? इसको तोड़िए, 10 की घात -3 इंटू 10 की घात -3। एक 10 की घात -3 ऐसे रहने दिया, एक 10 की घात -3 का लिख दिया mm ऑफ मरकरी। बस बात खत्म। ये कई बार पूछे गए, ये तीनों की तीनों। 1 टॉर होता है 1 mm ऑफ मरकरी, 1 माइक्रोबार होता है 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर म्यू की डिफरेंट वैल्यू है अलग अलग टेम्परेचर पर। 0 डिग्री पर बोलेंगे तो इतनी, 20 बोलेंगे तो इतनी, 40 पे इतनी, 60 पर इतनी। ठीक है, बेसिकली अगर एसएससी वाले ना पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, एसएससी में ये लेना देना कुछ नहीं है। जब आप आईईएस प्रिपरेशन कर रहे होगे तब ये इस चीज़ का लेना देना है, ठीक है। बाकी इसका कोई अभी लेना देना नहीं है एसएससी में, लेकिन लिखा दिया कि भी कोई अब पूछ ले आपसे। चलिए नेक्स्ट हैंड डालते हैं। विस्कोसिटी वेरिएशन विद टेम्परेचर, विस्कोसिटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ। ठीक है, पहले हम बात करते हैं लिक्विड की। पहला पॉइंट बात करते हैं हम लिक्विड की। ठीक है, ये मेरे पास कोई कंटेनर है, मेरे मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे बंधे हुए हैं आपस में। किससे बंधे हुए हैं? कोहेसिव फोर्स से, या बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूल्स फोर्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस बीकर को आग पे रख दिया या गैस पे रख दिया, मतलब इसको टेम्परेचर देना शुरू किया। जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर देना शुरू करूंगा तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वो उनकी जो बॉन्डिंग है वो टूटेगी, वो दूर दूर जाएंगे। अब जब दूर दूर जाएंगे इसका मतलब क्या हो रहा है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मेरा, अब जो बॉन्डिंग बढ़ी हुई थी पास पास थे तो कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा था, जब आपने टेम्परेचर दे दिया तो कोहेसिव फोर्स आपका क्या हो गया, घट गया। अब जब कोहेसिव फोर्स घट गया तो इसका मतलब जब टेम्परेचर दे रहा होगा तो ये क्या हो रहा, पतला हो रहा, यानी कि इसकी विस्कोसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसके अलावा कोई भी एग्जाम में बात नहीं आएगी, एसएससी इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। किसके लिए बात की हमने? फ्लूइड के लिए। फ्लूइड में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोहेसिव फोर्स आपका घटता है, विस्कोसिटी आपकी बढ़ती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बात करते हैं गैस के लिए। अब गैस के मॉलिक्यूल्स ये यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, यानी कि इनके भी जो कोहेसिव फोर्स होगा वो नगण्य होगा, लगभग 0 के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर हुई। जब मैंने इसको टेम्परेचर देना शुरू किया, टेम्परेचर, तो भाई मॉलिक्यूल्स का खाना क्या है, क्या है, टेम्परेचर। यानी कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ½ mv² बढ़ गई। मतलब उनकी क्या हो गई, गति बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो गई। वो क्या हो गए, काइनेटिक एनर्जी उनकी गेन हो गई, टेम्परेचर में दिया, वो क्या हो गए, कूदने लगे। अब जब मान लीजिए मुझे यहां से फ्लो कराना है तो ये मॉलिक्यूल जब यहां फ्लो कराने के लिए जाएगा, मतलब बाहर निकलने के लिए जाएगा फ्लो होने के लिए, तब तक दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसके वेलोसिटी को कैंसिल आउट करेगा, फोर्स को कैंसिल आउट करेगा। तो ये मॉलिक्यूल्स यहां पर जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहां इकट्ठे होते चले जाएंगे, ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब जब आप मॉलिक्यूल्स को इकट्ठे हो गए, इसका मतलब क्या, ये फ्लो ही नहीं हो पाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे, कोई एक दूसरे को धक्का दे रहा है, निकल नहीं दे रहा है, धक्का दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो
तो इनकी कनेक्टिविटी हो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए यहाँ से, तो क्या हो गया, इसका विस्कोसिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। इतनी बात क्लियर हुई। इसके अलावा एसएससी कुछ भी नहीं पूछेगा, एक नंबर का भी नहीं पूछेगा आपसे भाई, ठीक है। यहां तक देखो जरा, किसी को कोई दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा समझ ना आ रहा हो कोई? चलिए कुछ ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। जो एक ग्राफ बनाया गया है म्यू वर्सेस टेम्परेचर। जब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए, जब हमने कहा जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कोई सी फोर्स घट जा रहा है, म्यू भी आपका क्या हो रहा है, घट जा रहा है। आपका हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इधर बढ़ेगा, ठीक है, म्यू इधर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़ाते रहिए, म्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, घटता चला जा रहा है, ठीक है। गैस में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया, म्यू आपका बढ़ता चला जा रहा है, देखिए, ठीक है। इसकी जो फ्लूइड की इक्वेशन निकालने का, म्यू इज इक्वल टू ए ई की घात बी बटे टी, बी और ए यहाँ पर कांस्टेंट है, टी फॉर द टेम्परेचर, इसको बोलते हैं एंड्रस इक्वेशंस, ठीक है। और यहाँ पर है म्यू इज इक्वल टू ए टी की पावर 1/2 1 प्लस बी बाई टी, इसको बोलते हैं सॉदरलैंड इक्वेशंस। वैसे आपको एसएससी में इक्वेशन से कोई लेना नहीं है, ग्राफ एक बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें यह पूछा जाएगा कि आपका म्यू कहाँ घट रहा है, किस ग्राफ में घट रहा है, किस में बढ़ रहा है, तो आपको यह बताना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ यहाँ पर बताना नहीं है, जो कोष्टक में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इसके अलावा ये वाला पॉइंट्स ये याद रखना है, यहाँ से अलावा कुछ भी नहीं आएगा यहाँ से। और इतना एसएससी ने पूछ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट